ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो न्यू चैप्टर नई उमंग के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फटाफट से बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। आपके कुछ कंफ्यूजन भी होंगे मुझे पता है, जैसे कि मॉर्निंग क्लास को लेकर के, तो वो भी मैं दूर करूंगा। अभी सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे और नए चैप्टर की धुआंधार शुरुआत भी जो है आज हम लोग करने वाले हैं। तो सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है, कक्षा में पधारिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, न्यू चैप्टर न्यूमेरिकल करवाइए, बिल्कुल करवाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको शीट्स मिलेंगी, आज या कल मैं अपडेट करवा दूंगा मैं शीट आपको। फर्स्ट चैप्टर की सॉलिड स्टेट की और जो आपका एडवांस चैप्टर है सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर, उसकी भी शीट्स आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रणाम, स्वागत सभी का। शुरू करें फिर चैप्टर। हेडिंग लगाइए फटाफट बिना टाइम खराब किए। स्थिर वैद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज इस टॉपिक को समय से अच्छे से क्लियर करेंगे और इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। मॉर्निंग क्लासेस का शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। मैथ्स की मॉर्निंग क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मंडे से जो है हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की भी स्टार्ट कर देंगे, बट आज एकदम सही समय लगा मुझे चैप्टर नया स्टार्ट करने का, तो आज से हम चैप्टर नंबर जो सेकंड है आपका वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी का अगर किसी का बैकलॉग है फिनिश करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब जो है आशा बैच वाले जो बच्चे हैं उनको शीट मिलना शुरू हो जाएगी, जो जेई के क्वेश्चंस की शीट होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने फोर्स और इनको प्लस इनको बोर्ड लेवल की शीट भी मिलेगी चैप्टर नंबर 1 की, जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 5-7 दिन का समय रहेगा। फिर मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप पहले ट्राई कर लें अच्छे से, फिर आपको उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली जो बच्चे फोर्स बैच के हैं उनको बोर्ड लेवल की शीट मिल जाएगी सॉलिड स्टेट की, और इसमें फर्स्ट चैप्टर की तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आप ट्राई करके रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। टेस्ट के सॉल्यूशंस को लेकर भी कुछ बच्चे कह रहे थे, तो टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। टेस्ट का सॉल्यूशन भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ होगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल इस चैप्टर पे फोकस करते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, चैप्टर बहुत सिस्टमेटिक है और इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जो है वो आज आप पढ़ोगे। तो हेडिंग लगाओ विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत को ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ बुक्स के अंदर विद्युत ऐसे भी लिखा होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लिखने का तरीका है। विद्युत लिखो वैद्युत लिखो, डजेंट मैटर। मेन चीज है आपके सामने है विभवांतर। तो हमें सबसे पहली परिभाषा जो सीखनी है वो एक्चुअल में किसकी सीखनी है? विभवांतर की सीखनी है। ये सारी डेफिनेशन है, बट अभी जो है हमें इस डेफिनेशन के बारे में इतनी बात नहीं करनी है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले अपने बेसिक अंदाज से टॉपिक को समझेंगे, फिर डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे। ओके। और एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा था कि आप सभी बच्चे जो है रिवीजन भी करते रहा करो बार बार, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है और अब आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। तो पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब समय आ गया है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, पता है किस चीज पर? रिवीजन के ऊपर। क्योंकि जब हमारे पास कंटेंट कम होता है ना, ये गोल्डन एडवाइस है बेटा, जब हमारे पास कंटेंट कम होता है तो कम कंटेंट में अगर हम रिवीजन नहीं भी करते हैं तो हमें याद रहता है। 2 ही टॉपिक पढ़े हैं अभी तक तो याद रहता है, पर जहां टॉपिक की संख्या 20, 30, 35, 35 हो जाती है, वहां पे अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपने जितना भी हार्डवर्क किया वो सब बेकार है। तो बिना रिवीजन के पढ़ना बेकार होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कोई भी बच्चा अगर रिवीजन नहीं कर रहा है, कोई बच्चा अगर कल क्लास में जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज करके नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलना कि वो अपने डॉट्स काटता हुआ चल रहा है। तो कभी ना कभी कोई ऐसा टॉपिक जरूर आएगा जिसमें पीछे का सब कुछ काम आएगा, और क्योंकि आपका रिवीजन किया हुआ नहीं है तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आप में से एएसएल पे पढ़ने वाले एक भी बच्चे की ऐसी स्थिति नहीं हो कि यार हमें टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा। ये बात है।
तो सबसे पहले प्रॉमिस करो कि आप लोग रिवीजन जरूर करोगे, है ना? करोगे रिवीजन? कर देंगे, मॉर्निंग क्लास भी कर देंगे। चैप्टर स्टार्ट करूंगा और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, इससे पहले आपको वार्न करना जरूरी है। हम्म। चैप्टर को स्टार्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपको गाइड करना है। मैं किस चीज़ को फील कर रहा था, चैप्टर तो स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और एक बार चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर उस चैप्टर का फ्लो वैसा ही चलता जाएगा, चैप्टर कभी रुकेगा नहीं। अब चैप्टर्स जो आने वाले हैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, और फिर एक समस्या है कि एक बार जब चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं तो उसके बाद में क्या होता है पता है? उसके बाद में फिर हम उसी फ्लो में चलते रहते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि चैप्टर स्टार्ट कर दो, वो तो स्टार्ट होना ही है। आज सभी बच्चे लाइव हो, आप सभी लोग पढ़ने आए हो, तो आज कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपके सामने सिंसियरली रखे जाएंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि हमें ऐसे 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 पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे पता है यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो फोर्स बैच के बच्चे भी हैं, मुझे पता है यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो आशा बैच के बच्चे भी हैं, सही मैं जानता हूँ। तो आज दोनों बैच के बच्चों के लिए मेरे पास कुछ है बताने को। फोर्स बैच के बच्चे वो हैं, फोर्स 2.0 की बात चल रही है, जो बोर्ड को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? और आशा बैच के बच्चे वो हैं जो उनका टारगेट या तो आईआईटी जेई है या जिनका टारगेट नीट है। क्लियर? थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ आज की क्लास में शेयर करूंगा ताकि आपका माइंड उस तरह से सोच पाएगा जो सोच बोर्ड में आपको 100 में से 100 लाने में हेल्प करती है। आपका माइंड उस लेवल पे सोच पाएगा जो आपको आईआईटी जेई में सिलेक्शन में हेल्प करता है। टारगेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि बोर्ड जो एग्जाम है उसकी अप्रोच, अब आप सभी बच्चे एक्टिव हो जाओ एकदम से, और जो बात मैं बोलता जाऊं उसको ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स भी साथ साथ देखूंगा बिकॉज आज काफी सारे बच्चे लाइव हैं, तो आप लोगों को हमारा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा सा गाइड भी करूं। पढ़ाई 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 से इंपॉर्टेंट है, पढ़ना कैसे है वो बताना, आज का मेरा पूरा फोकस वही है। देखो एक चीज क्लियर करते हैं कि सबसे पहले मैं साउंड देख रहा था, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, चलिए। बोर्ड में जो आपके, चाहे कोई भी बोर्ड हो आपका, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जैसे मान लीजिए आपका आरबीएससी बोर्ड है, चाहे आपका एमपी बोर्ड है, चाहे आपका बिहार बोर्ड है, चाहे आपका झारखंड बोर्ड है, चाहे आपका सीजी बोर्ड है, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, डजेंट मैटर, एक्सेट्रा, कोई भी बोर्ड हो सकता है आपका, ठीक है? सभी बोर्ड के अंदर जो करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं। मैं आज जो भी आपको चीजें बताने जा रहा हूँ ना, उनके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। हर एक चीज आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए पूरी तरह से। हाँ, इन सभी बोर्ड में जो एनसीईआरटी पैटर्न चलता है,
हमारी जो प्रिपरेशन रहेगी वो एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस रहेगी। बेसिकली प्रिपरेशन को अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स में डिवाइड करूं तो फिजिक्स की प्रिपरेशन अलग स्ट्रेटेजी से होती है, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अलग स्ट्रेटेजी से होती है। केमिस्ट्री को जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो जैसे आपने सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर पढ़ा, तो सबसे पहले आप चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी को पढ़ते हो बिना किसी मिलावट के। 100% थ्योरी जब आप पढ़ते हो बिना किसी मिलावट से, मेरा मतलब यह है कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हमने सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर को खत्म किया, आपने देखा हमने एक एक टॉपिक को पढ़ा जो एनसीईआरटी में था, राइट? कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो हमने छोड़ा हो। तो उस अप्रोच को लेकर के जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है थ्योरी को खत्म करना। उसके बाद जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आता है वो होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये एक कैटेगरी है, इसमें जनरली सवाल ऐसा होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उसके बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं जिस बच्चे की थ्योरी में कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ये पाइपलाइन है। अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो मतलब आपकी थ्योरी वीक है, मान के चलिएगा, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद एक चैप्टर में आपको देखने को मिलता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप तब अच्छे से कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग है, थ्योरी भी स्ट्रांग है और आपको फॉर्मूले याद हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में थ्योरी के फॉर्मूले भी लगते हैं और कंसेप्ट्स भी लगते हैं। तो ये दोनों जब अच्छे से आते होंगे, दोनों जब अच्छे से आते होंगे तब आप अपने न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर सकते हो। इसमें से एक भी जगह अगर आपने मिस कर दी कि भाई मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं या डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहा हूं, नहीं होगा। एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इस बार से जो हम सबसे बड़ा चेंज करने जा रहे हैं एएसएल में वो ये है कि अब जो आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ना, वो हैंड रिटन नोट्स आपको लेक्चर वाइज प्रोवाइड करेंगे, हम टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे चैप्टर के, ताकि एक एक चैप्टर का टॉपिक चलता जाएगा और एक दिन के गैप में उसके नोट्स आ जाएंगे। तो उसका फायदा ये होगा कि जो क्लास में पढ़ाया गया है एग्जैक्टली वही आपको नोट्स में मिलेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, उसके पीछे रीजन है। जैसे क्लास में टॉपिक पढ़ाया तो टॉपिक आपने पढ़ा 2022-23 में, और इस बार बहुत ज्यादा अपडेट भी हम लोग टॉपिक्स में कर रहे हैं। तो 2022-23 में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के अंदर जो भी अपडेट हुआ वो अपडेट ऐसे का ऐसा आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके नोट्स में डायरेक्टली। तो अगर आपके नोट्स में डायरेक्टली वो चीज रिफ्लेक्ट करती है तो इसके तो बहुत बेनिफिट है। लेक्चर पढ़ा, क्लासरूम पीडीएफ देखी, उसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, आपको पता है। फिर एक दो दिन में परफेक्ट नोट्स आ गए, उन नोट्स से आपने स्टडी करी, और जब आपने नोट्स से स्टडी करी तो आपका वो लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। फिर अगले लेक्चर पे गए, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे लिए भी अपडेट करना आसान रहेगा और आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा। तो एक इश्यू तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, नोट्स वाला। ठीक है, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, अब इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? देखो, अपनी जिम्मेदारी क्लियर कर लो पहले अच्छे से, क्योंकि अब चैप्टर्स जितने भी चलने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स कोर चैप्टर्स हैं। वार्म अप हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, वार्म अप कंप्लीट। अब आपको पूरा फोकस चैप्टर्स पे करना पड़ेगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आज आपने जो भी क्लास पढ़ी उस क्लास का रिवीजन आज के आज हो जाना चाहिए। रिवीजन करके रेडी रखना है। उस क्लास के नोट्स कल तक आपकी कॉपी में उतर जाने चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपको नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, तो वहां से आपको कॉपी करके रखना है। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट आउट अलाउ नहीं करेंगे हम, आपको हाथ से लिखना है। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे याद होगा नहीं। तो क्लास में जब बैठे हो तो एक रफ कॉपी बना लो आप, जिसमें आप जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते चल रहे हो, ताकि आपको एक बार आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी। फिर उसको रिवाइज कर लिया आपने सेम डे, अगले दिन आपने उसके नोट्स बना लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टॉपिक आपके दिमाग में 2 दिन तक बना रहेगा। तो जब आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपने क्लासरूम नोट्स बना लिए सबसे पहले, रफ, इसको बोलेंगे रफ नोट्स।
उन रफ नोट्स का सोने से पहले आपने रिवीजन कर लिया, अगले दिन जब आपको उसके हैंडरिटन नोट्स मिले तो आपने उसको कॉपी में उतार लिया, और ऐसे करके वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, आपके पास टाइम मिलेगा ये सब काम करने के लिए, और इन्हीं समय हम लंबी लंबी क्लासेस भी लेने वाले हैं, तो इशू आपका सॉल्व है। राइट, ऐसे आपको करना है। बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ाई करोगे, आने वाला सवा महीना 1.5 महीना खराब हो जाएगा। विथ स्ट्रेटेजी चलोगे, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी बात, इतना समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है, फिर आपका फोकस होना चाहिए, जब आप इतना कुछ कर रहे हो उसके बाद, ये रिवीजन करने के बाद आपका फोकस होना चाहिए डीपीपी के ऊपर। क्योंकि फिजिक्स में सेकंड चैप्टर और केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दोनों में ही डीपीपी काफी सारी आने वाली है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल चैप्टर है। काफी बच्चे बोले थे सॉलिड स्टेट की डीपीपी कम आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉलिड स्टेट अपने आप में उतना न्यूमेरिकल वाला चैप्टर नहीं है। सोल्यूशन, विलियन और फिजिक्स में ये विभव विभवांतर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब से आपके पास न्यूमेरिकल्स की डीपीपी ज्यादा आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इन चैप्टर्स में। तो जिस दिन आपने रिवीजन किया उसी दिन आपने डीपीपी ट्राई कर ली। तो रिवीजन करके जब आप डीपीपी ट्राई करोगे तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा कि अगले दिन जब उस डीपीपी का सोल्यूशन आएगा तो आपको 2 काम करने को रहेंगे, एक तो नोट्स लिखने के लिए, एक सॉल्यूशन लिखने के लिए, और सेम चीज फिर अगले दिन आपको रिपीट करनी है। तो ऐसे करके मोटा मोटा मान के चलो कि अगर आप 3 घंटे एएसएल पे फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपको सेल्फ रिवीजन कम से कम करना है, और 2 घंटे सेल्फ देने ही देने हैं। इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। टाइम आपका चेंज हो रहा है, उस टाइम चेंज होने के बाद आपकी एक क्लास की ड्यूरेशन, से फिजिक्स की एक क्लास है तो उसकी ड्यूरेशन 1.5 मतलब 1.5 घंटे की ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है। केमिस्ट्री की क्लास है आपकी 1.5 घंटे की ड्यूरेशन उसकी हो गई। मैथ्स की क्लास है 1.5 घंटे की ड्यूरेशन उसकी हो गई। तो अब आप ये मान के चलो कि 4.5 घंटे तो आपने एएसएल को वैसे ही दे दिए डायरेक्ट क्लास में। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इसके लिए आप 2 घंटे दे रहे हो, जो आप सेल्फ दे रहे हो। इस तरह से आपको 6.5 घंटे कम से कम पढ़ना है छुट्टियों में। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, ये जनरल टर्म होती है। 6.5 घंटे आपको कम से कम पढ़ना है। कल से स्टार्ट कर लो, ये मान लो आप 6.5 घंटे की पढ़ाई जब दिन भर करोगे और 1-1.5 महीना करोगे, तब जाकर के आप वो सारा कंटेंट कवर कर पाओगे जो हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। माइंड का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बातें नहीं बनेंगी। 1.5 घंटे की क्लास के अंदर आपको पता है बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे। अगर 4 वीक ऐसी क्लास चलती है तो आपके 4 मेजर चैप्टर्स खत्म होने के चांसेस हैं। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे और 2 घंटे सेल्फ नहीं दोगे तो आपकी सारी मेहनत खराब है। यहां पे टीचर आएगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा, आपके पास बैकलॉग 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 बनता जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये चीज है। तो अगर आप ये चाहते हो कि सच में आपको इन छुट्टियों का उपयोग करना, आज से आपकी छुट्टियां पड़ी है, काफी स्कूल्स के मैसेज मेरे पास आज ही आए हैं कि भाई लगभग 20 तारीख से हमारे वैकेशन हुए हैं। ये चीज है। और मैं आपको कहता हूं कि एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे आप रिवीजन करने आओ, ठीक है? यूट्यूब का पैटर्न भी थोड़ा चेंज करेंगे अब, क्योंकि डेली डेली आप इतनी सारी क्लासेस नहीं ले सकते। 4-4.5 घंटे क्लास आपने यहाँ पे ले ली, फिर यूट्यूब के ऊपर भी 1-2 घंटे क्लास हो रही, तो वो मैनेज नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए मैं आपको यूट्यूब के ऊपर जब भी क्लास अटेंड करने के लिए कहूंगा तो वो आपको मिस नहीं करनी है। रीजन क्या, आप यूट्यूब के ऊपर हम थोड़ी सी क्लासेस इस टाइप की लेंगे जिसमें आपका टाइम भी सेव हो, डबल डबल नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, डीपीपीज वगैरह सब लोग हम लोग क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन जो है मान लो, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 मैंने यूट्यूब पर करा दिए, 40 आपको यहां करा दिए। तो वो 10 जब यूट्यूब पे हो रहे होंगे तो आप सभी को यूट्यूब पे आके पढ़ना है उस दिन। ये नहीं सोचना है कि हम रिकॉर्डेड देख लेंगे। एक आदत तो सबसे पहले हटा ही दो कि हमें लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड को चुनना है। रिकॉर्डेड वो चुनता है जो मजबूर होता है। आपकी जिंदगी यही बनाएगा एक्चुअल में, यही करना है आपको। चाहे वो लाइव यूट्यूब के ऊपर हो रहा हो, चाहे वो लाइव ऐप के ऊपर हो रहा है, आपको लाइव ही पढ़ना है। निकाल दो दिमाग से रिकॉर्डेड, उससे आपका रूटीन खराब होता है।
सही है बात? कोई टेंशन इस बात को लेके, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके बताओ। नहीं ना? तो डेली का डेली रिवीजन, डेली की डेली क्लास अटेंड करनी है आपको, बात खत्म। अगर 1.5 घंटे का लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, 1.5 घंटे का लेक्चर अगर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो उस 1.5 घंटे के लेक्चर को पढ़ने और रिवाइज करने के लिए आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। जितना अपने माइंड को इसके लिए प्रिपेयर कर लोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास 2 क्लास के बराबर होती है, 45 मिनट 45 मिनट की। और स्पेशली मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूं तो ये मान के चलना कि उस क्लास का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी तरह की फालतू टाइम पास नहीं करते क्लास में। तो एक्चुअल में ये 1.5 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए भी आपको समय चाहिए। सेम विथ मैथमेटिक्स, आप जानते हो विक्रम सर को, अभी आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस करा रहे हैं। जो बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर डेमो लिया होगा उनको अच्छे से पता होगा। विक्रम सर का डेमो जिन्होंने लिया होगा यूट्यूब का, उनको पता होगा कि जब वो आईआईटी जेईई की क्लासेस करवा रहे हैं तो वो क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और किस लेवल पे वो क्लासेस करवा रहे हैं, किस लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको मैं, आपके जो भी नोट्स है ना उनमें एक चीज अच्छे से नोट कर लो, 3-4 बातें लिख लो। पहला, नो शॉर्टकट, ये लिख के रख लो अपनी कॉपी में सबसे ऊपर, कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा, मैंने पहले ही बताया था, ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूं, और अच्छे से याद रखना, इम्पॉसिबल जो होता है ना, इम्पॉसिबल, इसमें साफ साफ लिखा होता है आई एम पॉसिबल। तो असंभव तो कुछ भी नहीं होता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं पढ़ सकता, मेरा तो ये है, मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मेरे तो घर में इतनी परेशानी है, मेरे को तो नींद आती है, मेरा तो 11वीं पढ़ा हुआ नहीं है, मेरा 10th पढ़ा हुआ नहीं है, मेरे बेसिक्स कमजोर है, मेरा डेटा खत्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। उन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए केवल तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बनता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम जिम्मेदार हो। रिजल्ट खराब होता है तो भी तुम ही जिम्मेदार हो। समझ गए बात को? तो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना सीखो। दूसरी बात, शॉर्टकट मत ढूंढो। एग्जाम टाइम में हम भी मैराथन करवाते हैं 12-12 घंटे की, हम भी 10-10 घंटे की क्लासेस लेते हैं, बट हमें भी अंदर से पता होता है कि इससे बच्चा केवल पास होगा या थोड़ी बहुत परसेंटेज बनाएगा। उसका जो अचीव है ना, जो गोल अचीव करने की जो कैपेबिलिटी है, वो लास्ट के टाइम पे निकल के नहीं आती। वो क्लासेस उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है उन्होंने पूरे साल पढ़ा है और अब रिवीजन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका माइंड आज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो क्लासेस आपको अब मिलने वाली हैं उनके लिए आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। माइंड प्रिपेयर होना चाहिए उन सब के लिए कि हाँ यार मेरा माइंड प्रिपेयर है, मैं कर सकता हूं। माइंड प्रिपेयर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन पे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको 1-to-1 अटेंशन मिलता है। यहां पर आपके चैट्स में पढ़ रहा हूं, आप सभी बच्चे पूरे बैच के स्टूडेंट्स हो, आपका पूरा फोकस है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए आपको उसका पूरा फायदा उठाना है। आराम से क्लासेस अटेंड कीजिए, रिवीजन करिए, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। और फिर बता रहा हूं, एक क्लास में अब से कंटेंट बहुत ज्यादा कवर होने वाला है। अगर आपने 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करी और उसको रिवाइज नहीं किया तो अगले 1.5 घंटे में 40% चैप्टर खत्म। फिर आप क्या करोगे? फिर आप भागोगे इधर उधर कि यार कोई और कोर्स ले लेता हूं, कोई और चैनल से पढ़ लेता हूं, किसी और से जाके देख लेता हूं, शायद कोई 10 मिनट में करा दे। बहुत लोग घूम भी रहे हैं मार्केट में कि भाई ऐसा करते हैं, हाफ एन आवर में चैप्टर, 1 आवर में चैप्टर, 2 आवर में चैप्टर। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से होता है, उससे एग्जाम में रिजल्ट्स नहीं बनते। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो रिवीजन की है।
अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे जिनका बैकलॉग 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 करते रहते हैं। बैकलॉग कहाँ से आ रहा है? बैकलॉग आप ही तो जनरेट कर रहे हो ना, तभी तो बैकलॉग आ रहा है। आप लोग लेवल, आप लोग ऐसे कर रहे हो कि यार मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन नहीं करता हूँ चीज़ों का। रिवीजन नहीं करोगे तो बैकलॉग होगा, 100% होगा वो, तो उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। ये बात है। बाकी हम गाइड करेंगे आपको कि एग्जाम्स वगैरह के बारे में सब कुछ, बट अभी आपका गोल ये नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे, ये तो हो गया बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि उनको लगता है कि हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बेटा सबसे पहले जो आईआईटी जेई के एग्जाम को टारगेट कर रहा है, अगर वो ड्रॉपर नहीं है तो उसका सबसे बड़ा टारगेट बोर्ड ही होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा टारगेट बोर्ड होना चाहिए, जो ड्रॉपर नहीं है उसका। बताऊं क्यों? क्योंकि जो बच्चा ड्रॉपर है उसको बोर्ड नहीं देना। बाकी जो 11 12 के साथ में जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको बोर्ड फाइट करना है। तो ये सारा काम तो उसको करना ही पड़ेगा। साथ में उसको अपने रूटीन में 1 से 2 घंटे ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव और पीवाईक्यूज करेगा, जिसमें वो अपनी एक्स्ट्रा शीट सॉल्व करेगा जो उसको एएसएल पे दी जाएगी। तो इस बच्चे के साथ 6.5 घंटे में आप 2 घंटे और जोड़ लो, इस बच्चे को लगभग, मैं 6.5 + 2 8.5 होते हैं, पर उस 8.5 को मैं राउंड ऑफ करके 9 लिखूंगा, क्योंकि 8.5 से कुछ नहीं होगा। उस बच्चे को अभी छुट्टियों में 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जिस 9 घंटे में से 4.5 घंटे तो वो एएसएल के ऊपर क्लास अटेंड कर रहा है, और बचे हुए टाइम में वो क्या कर रहा है? बचे हुए टाइम में वो अपना रिवीजन कर रहा है। बोर्ड वाले बच्चों को केवल बोर्ड पे फोकस करना है, बट आईआईटी वाले को 2 घंटे एक्स्ट्रा और पढ़ना है, तब जाकर के वो उस चीज को बैलेंस कर पाएगा। एक और बात, इस वाले बच्चे को मान लो आप 12th में हो, तो आपको केवल 12th की ही पढ़ाई करनी है, बट इस बच्चे को तो 12th भी पढ़ना है और 11th भी पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर स्टूडेंट ऑफ आशा बैच, क्योंकि सिलेबस ही बहुत बड़ा है आईआईटी जेई का। करें तो करें क्या? सिलेबस ही इतना बड़ा है कि पढ़ना ही पड़ेगा ना सर, ऑप्शन नहीं है कोई भी। ये बात है। तो पहले मैं आपको, और हाँ एक और बात, इसको हलवा मत समझना। ये अपने आप में आपको, जैसे एक चीज क्लियर करता हूं मैं आपको, शायद आप लोग नहीं समझ पाते हो कभी कभी। मेरे पास एक एग्जांपल और है आपको समझाने के लिए। क्लास 10th में जब आप थे, याद करो, मैं आपको थोड़ा फील देता हूं कि आईआईटी जेई चीज क्या है। जब आप क्लास 10th में थे ना, तो आपने साइंस पढ़ी थी। उस साइंस में फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी। जैसे ही आप क्लास 11th में आए, रात दिन का फर्क देखने को मिला कि नहीं मिला? फिजिक्स की बन गई फर्स्ट बुक सेकंड बुक, इतना भयंकर सिलेबस जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। केमिस्ट्री की बन गई फर्स्ट बुक सेकंड बुक, इतना भयंकर सिलेबस सोचा भी नहीं होगा। बायो की बन गई फर्स्ट बुक सेकंड बुक, इतना भयंकर सिलेबस सोचा भी नहीं होगा। सोचा था किसी ने कि इतना भयानक सिलेबस हो जाएगा? 11th क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं, ये क्लास 10th का लेवल है, एकदम से लेवल बढ़ जाता है और क्लास 11th का लेवल आ जाता है। इतना शार्प इंक्रीमेंट। बिल्कुल वैसे ही जब आप आईआईटी जेईई और नीट में जाते हो ना, तो उतना ही बड़ा जंप जितना 10 से 11th में देखने को मिला आपको, उतना ही बड़ा जंप 11th 12th से देखने को मिलता है। तो जितना 10th के बाद 11th में दिक्कत हुई थी, उतनी 12th के साथ साथ या 11th के साथ साथ जेई करोगे तो दिक्कत होगी। इसलिए पहले कहा जाता था कि साइंस मैथ्स का बच्चा है तो इसका मतलब वो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा। साइंस बायो का बच्चा है तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा। 10 10 घंटे 12 12 घंटे पढ़ाई करना उसकी आदत होगी। हमें लगता है यार 1 घंटे 2 घंटे में काम बन जाएगा, कुछ नहीं होता, सब मिथ है। कोई आपको कह रहा है ना कि 1 2 घंटे में आईआईटी क्रैक हो जाती, नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का टैग लेने के लिए ना बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। एआई ट्रिपल ही चलता था पहले, फिर आया जेई मेन, बहुत जबरदस्त एग्जाम है सर। क्या आगे की दुनिया बहुत अलग है। मतलब ये हो गया यूपीएससी का एग्जाम हो गया,
नीट का एग्जाम हो गया, भारत के प्रोफेशनल एग्जाम्स में से एक है। एनडीए का एग्जाम हो गया, सीडीएस हो गया, बड़े बड़े एग्जाम्स में से। आईआईएसटी का नाम आपने नहीं सुना होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस से रिलेटेड एग्जाम है जिसमें आपको एडमिशन मिलता है आपके भारत की स्पेस एजेंसीज में पढ़ाई करने का, जिसको हम बोलते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वो एक अपने आप में बड़ा एग्जाम है। तो ये सब टॉप एग्जाम्स में से एक है, और अच्छी बात यह है कि आप उसमें से किसी एक या दो एग्जाम को अभी टारगेट कर रहे हो। इनको तो आप ग्रेजुएशन के बाद टारगेट करोगे, आप इनको भी टारगेट कर सकते हो विथ योर क्लास 12th। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए टारगेट कर रहे हो उस चीज की वैल्यू क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उस चीज में इनका सिलेक्शन होता है वो अपना एटीट्यूड, अपना टाइम टेबल कैसा रखते हैं। फिर आपको उसमें अपने आप को फिट करना पड़ेगा, तब जाकर के तो आपकी पढ़ाई शुरू होगी। अगर आप दिन के 9 घंटे बैठ करके पढ़ाई करते हो, 9 घंटे टिका के पढ़ पाते हो, तो चांस बनेंगे कि आप पढ़ पाओगे सिलेबस। आपको क्या लगता है, सुनना मेरी बात, अगर आप 9 घंटे पढ़ पा रहे हो एक दिन में, तब जाके तो आपका सिलेबस पूरा होगा। जब 9 घंटे इफेक्टिवली पढ़ोगे तगड़े तरीके से, एक होता है पढ़ना, एक होता है घास काटना, तो अगर घास काटोगे तब भी केवल सिलेबस होगा। और 9 घंटे अगर आपने इफेक्टिव पढ़ाई करी, तब जाके आपके सिलेबस के सिलेक्शन के चांस होंगे। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट हजारों ही होते हैं केवल, फिर आपके सिलेक्शन का टाइम होगा। और ये दुनिया तो मान के बैठी है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो किसी को गलत प्रूफ करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखना ये बात। और इसलिए शायद कोई आप पे मेहनत भी नहीं करना चाहता। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। एक्सेप्ट करके बैठे हैं लोग कि हिंदी मीडियम के बच्चा तो क्या ही पढ़ेगा, इसके पास वो सुविधाएं नहीं है, कैसे पढ़ेगा, ये हमको वो फीस ही नहीं दे सकता जो हम लाखों में चार्ज करते हैं, ये क्या पढ़ेगा हमसे आकर के। तो वहां पे आपके लिए चैलेंज है यार, बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, खुद को साबित करने का कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। पर हलवा तो है नहीं, केवल जोश से काम होगा नहीं, मोटिवेट करने से काम होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। और 9 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे में नहीं घास काट दी। इफेक्टिव स्टडी इज द की ऑफ सिलेक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप कितने तैयार हो, आप कितने तैयार नहीं हो, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कितनी मेहनत आप कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करेगा ना। कितना हार्डवर्क आप कर सकते हो, कितनी मेहनत आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको आज बात बता दी कि एक्चुअल में आपका पाथ क्या होना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल तैयार करो, मैं आपको बता रहा हूं तरीका। अपनी स्टडी टेबल तैयार करो, कुर्सी तैयार करो, नहीं है तो कोई बात नहीं लेकर के आओ, नहीं तो घर पे बना लो, 2 ईंट रख के उसके ऊपर बैठ जाओ, डजेंट मैटर। जरूरी नहीं है कि 10,000 की टेबल होगी तो ही बंदा पढ़ सकता है, कैसे भी करो, बट एक बैठने की जगह बनाओ कि यहां बैठ के मैं पढ़ाई करूंगा। जिस किसी को भी मानते हो उसकी फोटो सामने रखो, एक पेपर चिपकाओ, उस पेपर के ऊपर ये 3 चीजें लिखो, ठीक है। उसके बाद अपना गोल लिखो कि आपको क्या अचीव करना है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिखो कि आपको उनको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक कैलेंडर का हिस्सा ले लो, या फिर एक पेपर के ऊपर डेट डाल दो, जैसे आज की डेट डाल देते हैं अपन, ठीक है। आज है 20 तारीख, 20 तारीख की डेट डाल दो। उसके बाद लिखो एरो करके कि आपने जो कुछ भी सोचा था आज के दिन में कितना परसेंट आप कर पाए। आपको लगता है मुझे 9 घंटे पढ़ना चाहिए था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने अपना 100% दिया, तो इसके आगे लिखो 100%। आपको लगता है नहीं यार मैंने मक्कारी कर दी, आज आज मैंने 50% ही पढ़ाई करी, इसके आगे लिखो 50%। आप बोलोगे यार नहीं मैंने आज और कम पढ़ाई की, मैंने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, लिखो 0%। जितना ज्यादा परसेंटेज यहां पर होगा कैलेंडर में आपके, उतना आपके सिलेक्शन और बोर्ड में टॉप करने के चांस ज्यादा होंगे। जितना वो परसेंटेज कम होता जाएगा उतना ही आप मान लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। और ये ईमानदारी से करना, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा दुनिया नहीं देती, आप अपने आप को खुद दोगे। दुनिया धोखा नहीं देगी आपको।
आप खुद को खुद धोखा दोगे। परसेंटेज लिखते चलना कि मैंने कितना दिया। चाहो तो नंबर दे सकते हो खुद को, 10 में से मैं अपने आप को 10 नंबर दे रहा हूं, 9 नंबर दे रहा हूं, 8 नंबर दे रहा हूं, 7 नंबर दे रहा हूं। वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोनों में, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, फिजिक्स में भी सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जाएगा। ये बातें करना जरूरी है। आज तक मैंने कभी किसी बच्चे से इस तरह से बात नहीं करी, ऑनलाइन में बोल रहा हूं, किसी से नहीं करी। आज आप हजारों बच्चों के सामने ये बात रख रहा हूं मैं, और आप हजारों बच्चे जो है फोर्स बैच और आशा बैच के स्टूडेंट्स हो। आप उस बैच के स्टूडेंट्स हो जो बैच अपने आप में 1 साल बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और दुनिया के सामने आपको पेश किया जाएगा कि आप इस बैच में पढ़े थे, ये आपने किया था। तब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे अचीव किया। तो आपके पास एक स्टोरी तो होनी चाहिए ना। आपको खुद को ही नहीं पता कैसे करना है, तो कैसे कर लोगे फिर? मैं यहाँ पे आऊंगा, पढ़ा के चला जाऊंगा, बात खत्म। आप तब कर पाओगे जब आपके पास स्ट्रेटजी होगी। आप तब कर पाओगे जब आपको पता होगा क्या करना है। ये सारी चीजें आपको करनी है, एक एक चीज, और अपने आप को रेडी कर लेना है पढ़ने के लिए। तब सिलेक्शन होता है। एक और चीज लिख सकते हो आप इसमें। वैसे ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर। इसका एक और मतलब निकलता है, नो एक्सक्यूज। अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो मतलब आप किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आज लाइट नहीं थी, पढ़ नहीं पाया, गलती लाइट की है, वह बाहर जाके पढ़ लेता, बाहर बैठ के पढ़ लेता। तो जो भी आप एक्सक्यूज देते हो ना, उसमें आप इस पॉइंट नंबर 2 को काट देते हो। ये पॉइंट नंबर 2 कभी भी नहीं कटना चाहिए आपके लाइफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो, बात खत्म हो जाएगी। फिर आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपको अपने पे ध्यान देना है। ये 3 पॉइंट्स बहुत बड़े हैं। और ये बात किसने बोली थी पता है आपको? उन्होंने कही थी ये बात। ये आपके सारे एक्सक्यूज खत्म कर देगी लाइफ से। जितने भी एक्सक्यूज आपके लाइफ में बनेंगे उन सबको खत्म करने का काम ये करेगी। दैट्स माई ओनली पॉइंट। और ड्रॉपर्स का उतना लोड नहीं है। ड्रॉपर्स को पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव पे करना है, बोर्ड को हटा करके। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, वहां जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना कि तुमने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया है आज। तुमने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया है आज, वो लिख देना वहां पे जाकर के। फिर हम 1.5 घंटे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अपना माइंड मेकिंग कर लो, अपनी स्टडी टेबल रेडी कर लो, अपने आप का दिमाग सेट कर लो, अपना बैकलॉग खत्म कर लो, जो भी एक्सक्यूज है दिमाग से वो सब निकाल दो, अपने आप से दृढ़ संकल्प कर लो। सब कुछ सेट करने के बाद में पढ़ने बैठो। बट जब बैठो तो ऐसे बैठना कि फिर उठना मत पूरे साल। फिर कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, तुम्हें पढ़ाई करनी है। सी यू इन द क्लास।